हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर के चैनल पर आपको अलग अलग वीडियोस मिलना शुरू हो गया है। यानी कि मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स या दूसरे सर के पढ़ाए हुए लेक्चर्स, मैथ्स के, बायो के और सोशल स्टडीज़ के लेक्चर्स कुछ अपलोड किए जा चुके हैं। तो उसी सीरीज़ में इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 सिविक्स यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कवर करेंगे। तो उस चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। पहला तो ये है चैप्टर का नाम, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी अप्रोच को समझना पड़ेगा कि हम पूरे चैप्टर को ओवरव्यू कैसे ले सकते हैं। चैप्टर के बारे में समझने के लिए हम ऐसा कौन कौन से फीचर्स के बारे में समझेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है। फिर उसी के हिसाब से कि क्यों हम डेमोक्रेसी ही क्यों हमें चाहिए। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, क्यों हमें डेमोक्रेसी चाहिए और डेमोक्रेसी होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा जो अप्रोच होगा कैसा होगा अप्रोच। तो इस चैप्टर को समझने के लिए एक अप्रोच है कि सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। यानी कि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से कहेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है कैसे जानोगे कि हाँ ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, या कोई पॉलिसीज बनाई जाती है तो कैसे जानोगे कि ये डेमोक्रेटिकली बनाई जाती है पॉलिसीज। तो कुछ जो फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर्स होते हैं, उनको हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। फिर तीसरा बात करेंगे कि व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी को ऐसा कौन सा फीचर्स मिल गया है, या डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप रहना चाहते हो और उस डेमोक्रेसी के अंडर में आप रहना चाहते हो, तो डेमोक्रेटिकली जीना चाहते हो, तो आपको कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बनाती हैं। दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की मतलब जहां पे राजतंत्र है, राजाओं के द्वारा चलाया जाता देश है। ठीक है, राजा के अंडर में लोग रहते हैं, राजा को जब मन में आए जैसा फैसला सुनाना है सुना देता है, और राजा किसी को जवाब नहीं देते हैं। राजा तो बस कहते हैं कि ये फरमान जारी किया जाए और प्रजा उसको मानती है। और कोई प्रजा अगर राजा के अगेंस्ट जाए, इसे सजा दिया जाए, इसे सूली पे लटका दिया जाए, इसे 100 कोड़े मारे जाएं। राजतंत्र में यही तो होता आया है, यही होता ही है राजतंत्र में। राजतंत्र में जनता की बातें नहीं सुनी जाती है, लेकिन जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे जनता की बातें सुनी जाती हैं। इसके अंदर जो डिटेल फीचर्स हैं उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश करते हैं कुछ चीजें को कवर करने की। वो चीजें क्या हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसे कम कर दी गई हैं। इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर था जिसका नाम था कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, उस चैप्टर में ये बताया गया है, कुछ स्टोरीज बताई गई हैं जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि सच में हमें नीड है कि नहीं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए हमको अगर डेमोक्रेसी समझना है तो सबसे पहले हमको उस चैप्टर की झलक देखनी पड़ेगी, और वो झलक तो अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। तो क्यों मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम आपको उस झलक को एक बार दिखला दें, झलक दिखलाजा वाला कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो चलिए झलक दिखलाजा पे एक कहानी पढ़ते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है और क्यों हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले आप देखिए कुछ चीजें। ओके, तो उस चैप्टर में, जो चैप्टर अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, उस चैप्टर में टू टेल ऑफ स्टोरी का या टू टेल ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से एक हेडिंग आता है। उस हेडिंग में सबसे पहले एक
कोट अनकोट एक स्टेटमेंट जारी किया गया होता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सुबह सुबह लोगों ने इस स्टेटमेंट को रेडियो पे सुनते हैं सभी लोग। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, चलिए आइए देखते हैं। इस स्टेटमेंट में यह लिखा है, वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर। देखो वर्कर्स को मतलब ये जो संबोधन किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, वो सबसे पहले वर्कर्स के लिए किया जा रहा है। साथ में अपने देश के, चिले के फ्यूचर के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि देखो वर्कर्स, मेरे देश के वर्कर्स, आई हैव फेथ, मुझे पूरा विश्वास है, इन चिले एंड इट्स फ्यूचर, मुझे अपने देश, ये एक चिले मतलब समझते हो क्या है? चिले एक देश है जिसको मैं अभी अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कहां है। तो चिले एक कंट्री है जिस कंट्री को लेकर एड्रेस किया जा रहा है कि हे वर्कर्स, मेरे देश के वर्कर्स, मेरे देश के भाइयों बहनों, आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर, मुझे विश्वास है, मेरे देश पे विश्वास है, मेरे देश के वर्कर्स पे विश्वास है, मेरे सिटीजन्स के ऊपर विश्वास है, मेरे चिले देश के फ्यूचर पे विश्वास है। क्या है? अदर मेन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रेजन सीक्स टू प्रिवेल। ये कह रहा है कि ट्रेजन का मतलब होता है राजद्रोह, है ना? यानी कि जो देश के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं उसे ट्रेजन बोलेंगे, देश के अगेंस्ट जो खड़े हो रहे हैं, देश की पॉलिसीज के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं उसे ट्रेजन बोलेंगे। डार्क मोमेंट, बहुत बुरा समय, डार्क मोमेंट, बिटर मोमेंट, यानी कि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा कि यहां पे अदर मेन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रेजन सीक्स टू प्रिवेल। जब कोई बुराई, कोई देशद्रोही जब हॉबी होती है तो मुझे विश्वास है कि जो अदर मेन हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो उसको ओवरकम कर देंगे एक दिन, उसे खत्म कर देंगे एक दिन। और आगे क्या बताते हैं? माइंड दैट, इस बात का ध्यान रखना, कीप इन माइंड दैट मच सूनर देन लेटर, ये बहुत जल्दी या थोड़े बाद में ऐसा दिन आएगा जब द ग्रेट एवेन्यूज विल अगेन बी ओपन, जब नए अवसर खुले जाएंगे। ये ध्यान से देखिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा ये क्या है, बस ये समझने की कोशिश कीजिए स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। थ्रू विच विल पास फ्री मैन टू कंस्ट्रक्ट अ बेटर सोसाइटी, और फिर हमारा जो देश होगा फिर से एक बेटर सोसाइटी बन के उभरेगा। लॉन्ग लिव चिले, लॉन्ग लिव द पीपल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स। क्या मतलब है इसका? कि लॉन्ग लिव चिले, यानी कि देश को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे चिले, आगे बढ़ो, तरक्की करो, लंबे समय तक आप क्या करो, सरवाइव करो। एंड लॉन्ग लिव द पीपल, यानी कि ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देश को ब्लेसिंग दे रहे हैं, लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं और वर्कर्स को ब्लेसिंग दे रहे हैं। लेकिन कौन दे रहा है? चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज लास्ट स्पीच ऑफ सैल्वाडोर आयेंदे, नाम तो लिखा जाता है एलेंडे, पढ़ते क्या है? आयेंदे। ओके, सो इट वॉज लास्ट स्पीच ऑफ सैल्वाडोर आयेंदे, द प्रेसिडेंट ऑफ चिले एंड फाउंडर एंड लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले। यानी कि ये स्टेटमेंट जो सैल्वाडोर आयेंदे हैं उन्होंने अपने लास्ट स्पीच में दिया था। उन्होंने लास्ट स्पीच क्यों, ये भी समझेंगे, लेकिन चलिए देखते हैं। तो ये क्या थे, कौन थे, ये समझना है। पहली बात, ये प्रेसिडेंट थे और फाउंडर एंड लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले थे। इतना तो क्लियर हो गया। एक बार इसको मैं तुरंत बता देता हूं क्विक में। होता क्या है, एक दिन सुबह सुबह एक स्पीच आता है रेडियो पे यही स्टेटमेंट आता है, ये वर्ड आता है और पूरे देश की जनता सुनती है इस चीज को। और वो स्पीच होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ चिले थे सैल्वाडोर आयेंदे, उनका ये लास्ट स्पीच होता है। ठीक है, अब आगे स्टोरी बढ़ता है कैसे, क्लियर देखिए। अब आगे स्टोरी बढ़ेगा, जो एक एक इवेंट्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर समझ में आएगा कि क्यों ये स्पीच दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इवेंट्स क्या है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये है साउथ अमेरिकन
कंटिनेंट। इसमें ये जो पर्पल कलर का जो एरिया दिख रहा है इसी को बोलते हैं चिले। ये चिले कंट्री है। इसी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो एक दिन सुबह सुबह क्या करते हैं, एक स्पीच देते हैं। डे क्या था, समय क्या था, इसके बारे में समझते हैं। द स्पीच वॉज गिवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973। 1973 के 11 तारीख सितंबर महीने में एक स्पीच आता है। कहां पे आता है, रेडियो पे। द डे हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। मिलिट्री क्या करती है, घेर लेती है उनकी ऑफिसेस को, और घेरने के बाद अब कहती है भाई तुम गद्दी छोड़ दो, और उनको गद्दी छोड़ना पड़ता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है समझते हैं। एंड दे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजंस टू हेल्प द पुअर एंड द वर्कर्स। खास तौर से ध्यान से देखिएगा, आइंदे जब लोग अच्छा करते हैं तो जलने वाले बहुत होते हैं, ये तो आपको पता होगा। आइंदे भी बहुत अच्छे नेता थे। उन्होंने क्या किया, अपने देश में बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आए। पॉलिसीज में क्या था, सबसे पहले उन्होंने कुछ डिसीजंस लिया था जो पुअर के लिए था और बच्चों के लिए, वर्कर्स के लिए था। क्या था, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे एजुकेशनल सिस्टम में। अपने देश के एजुकेशनल सिस्टम में उन्होंने रिफॉर्म किया था, यानी कि जो कमियां थी उसे सुधार के अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई थी। और साथ में उन्होंने फ्री मिल्क कर दिया था कि चिल्ड्रेन अगर होंगे तो उनको फ्री मिल्क मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना। आज अगर मिल जाए ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें, तो हम लोग तो दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो जाएंगे। सुबह शाम दोनों टाइम, तीनों टाइम दूध चाय पिएंगे और एंजॉय करेंगे और ताकतवर बनेंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रेन को फ्री में क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, जो जमीनें थी, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, उन जमीनों को क्या किया गया, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से जमीनें लेकर छोटे छोटे किसानों में, गरीबों में बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यह पॉलिसी सबसे पहले किसी एक सेक्शन को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और वो पॉलिसीज जो बनी है अभी, सबसे पहले लैंडलॉर्ड्स, आप चाहेंगे क्या कि आपकी जमीन को छीन लिया जाए? अगर मैं आपकी जमीन को छीन लूं, आप क्या करोगे? आप करोगे कि मेरे ऊपर गुस्सा करोगे, मेरे ऊपर अंडे चला के मारोगे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो जो आयंदे साहब थे, जो प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले तो डिसअपॉइंट करते हैं, नाराज करते हैं जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको। ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनी। सबसे पहले, अच्छा दूसरे बात, पहले तो लैंडलॉर्ड्स को, फॉरेन कंपनीज जो थी, जो वहां पे रूल करती थी, जो वहां के रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस को, खास तौर से कॉपर को वहां से, कंट्री से निकाल के अपनी कंट्री में लेके जाते थे, इनको भी प्रॉब्लम हो गया क्योंकि ये लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं और बहुत सारे पॉलिसीज भी चेंज कर दिया इन्होंने, तो फॉरेन कंपनीज को भी प्रॉब्लम होगा। फिर क्या हुआ, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन क्या फायदा? फायदा है, देखिए, द लैंडलॉर्ड्स रिच सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड द चर्च अपोज्ड हिज पॉलिसी। चर्च इसलिए नाराज थे क्योंकि चर्च को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था पहले, लेकिन अब तो प्रिविलेज इनके भी छीन लिए गए, तो चर्च वाले नाराज तो रहेंगे ही, लैंडलॉर्ड्स नाराज ही हो गए, जो बड़े बड़े अमीर थे वो भी नाराज हो गए, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनके जो अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी में जो होते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो ये सब के सब लोग नाराज हो गए। किससे? आयंदे से। जो सल्वाडोर आयंदे थे उनसे नाराज हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आगे देखिए, अब देखिए क्या होता है। फिर एक समय आता है जब डे 1973 में मिलिट्री कू हो जाती है। मिलिट्री कू मतलब होता है, लिखा जाता है कूप, लेकिन पढ़ते हैं कू हैं, ठीक है? तो मिलिट्री कू हो जाती है 1973 में। होता क्या है, ध्यान से देखिए, 11 सितंबर 1973 का डे है जब मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट। पूरे सी पोर्ट को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, अपने उसे कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री। जैसे कि हर देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उनके अपने अपने मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मिलिट्री के द्वारा। द मिलिट्री कमांडर आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन।
जो मिलिट्री का कमांडर है वो आके प्रेसिडेंट को बोलता है कि प्रेसिडेंट यू शुड लीव योर थ्रोन, आपको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। यू शुड रिजाइन फ्रॉम योर प्रेसिडेंटशिप, आप अपने प्रेसिडेंटशिप से आपको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि अब हमारा राज चलेगा, मिलिट्री का राज चलेगा। आइंदे डरते नहीं हैं, आइंदे आंखें दिखा के बात करते हैं मिलिट्री वालों से, लेकिन क्या फायदा, सारे मिलिट्री वालों ने उनके प्रेसिडेंट के हाउस पे बॉम्ब करना शुरू कर देते हैं और उसी अटैक में फाइनली प्रेसिडेंट आइंदे साहब की मृत्यु हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं। इतना समझ में आया? तो ये समझते हैं, देखिए, सो आइंदे रिफ्यूज टू रिजाइन टू लीव द कंट्री, उनको ये बोला गया था कि रिजाइन कर दो या फिर देश छोड़ दो, उन्होंने मना कर दिया। उसके खामियाजा में बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री एंड हिज लाइफ ही एड्रेस द कंट्री थ्रू रेडियो, यानी कि जब उनको रियलाइज हो गया कि हमारे देश पे, हमारे लाइफ पे खतरा है, तो उन्होंने रेडियो से ये स्पीच दिया था जो हमने पहले पढ़ा है सबसे पहले स्लाइड में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट आयंदे का लास्ट स्पीच क्या था। आगे देखिए, द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड बॉम्बिंग इट, जैसा कि मैंने बताया है, मिलिट्री ने क्या किया, पूरा घेर लिया प्रेसिडेंट हाउस को और उस पर बॉम्ब करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट आयंदे डाइड, मर गए इन मिलिट्री अटैक, मिलिट्री अटैक में प्रेसिडेंट साहब मर गए। एंड दस गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, यानी कि जो सरकार बनी है लोगों ने चुन के भेजा है कि ये हमारे लिए अच्छा नेता होंगे, लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, इलेक्टेड बाय पीपल। अब वो प्रेसिडेंट, वो रूलर अब रिप्लेस कर दिए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा, यानी कि जो प्रेसिडेंट को आपने भेजा, मैंने भेजा, उनको मार दिया जाता है और मिलिट्री उस रूल को कंटिन्यू कर लेती है, मिलिट्री उस पर कब्जा कर लेती है। फिर उसके बाद होता है, ये कैसे होता है, तो एक कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेंस के थ्रू, वायलेंस हो रहा है ना, मिलिट्री जगह जगह तोड़फोड़ कर रही है, जगह जगह चीजों को अपने कैप्चर में कर रही है, जो कोई उसके अगेंस्ट जा रहा है उसे मार पीट रही है, वायलेंस हो रहा है। और उसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी की बात अगर करें तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश रचना, तो उसके पीछे कोई ना कोई साजिश होती है। जब कोई सरकार गिरती है, बदलती है या गिराई जाती है, बदली जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होती है, कोई ना कोई साजिश रची जाती है। इस साजिश में रचने वाला आ गया इकलौता अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। ये आज भी ऐसे ही अत्याचार कर रहा है यूएसए, आज भी क्या करता है, जो देश उसके समझ में नहीं आता है, जो देश अमेरिका के अगेंस्ट जाता है, जो देश अमेरिका की बात नहीं सुनता है, अमेरिका किसी न किसी तरीके से उसके जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसे किसी न किसी तरीके से उसको हटा देती है साजिश रच के, चाहे वो अंदर में कन्फ्लिक्ट करवा दे, मतलब उस देश में दंगे करवा दे, झगड़ा करवा दे, आपस में लोगों को लड़ा दे, कम्युनिटी के नाम पे लड़ा दे, लेकिन उसके पास ये ट्रिक है। तो यहां पे भी वही हुआ था। अमेरिका ने क्या किया, देखिए, द यूनाइटेड स्टेट वॉज अनहैप्पी विद द आयंदेज रूल, जो आयंदेज इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो अमेरिका की बात नहीं सुन रहे हैं, तो अमेरिका को गुस्सा आ गया। फिर अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी किया, इसी को बोलते हैं एंड इज नोन हैज सपोर्ट एंड फंडेड, ये सपोर्ट किया जाने लगा, अमेरिका ने सपोर्ट किया, फंड किया मिलिट्री को और अपोजिशन पार्टी को कि ये लो पैसे, जरूरत पड़े तो इस सरकार को हटा दो, और वही हुआ। फाइनली आयंदे साहब की मृत्यु हो जाती है और वो अब उनको छोड़ना पड़ता है और फिर उस कंट्री पे मिलिट्री का अधिकार हो जाता है। देखिए, सो एक्टिव, ओके राइट। एंड जनरल ऑगस्टो पिनोशी हैं, यही वो बंदा है जो मिलिट्री कमांडर है, इसी को अमेरिका ने सपोर्ट किया और फिर इसने क्या किया, इस मिलिट्री जो कू हुआ है इसको इसने लेड किया, यानी कि इसको चलाया और बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर नेक्स्ट 17 ईयर्स। अब ये अगले 17 सालों के लिए उस चिले कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाता है। कौन बनता है? पिनोशे, जनरल ऑगस्टो पिनोशे। पिनोशे क्या बन जाता है? उस देश का प्रेसिडेंट। देखिए अब क्या हो गया, इसके वजह से अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, जिस सरकार को लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है वो शिफ्ट हो जाता है टू द मिलिट्री डिक्टेटरशिप, क्योंकि मिलिट्री का जब राज होता है ना
तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि मिलिट्री के सामने आंख उठा पाए। मिलिट्री के पास बहुत सारे सैनिक होते हैं, गन हथियार होता है, और उससे क्या होता है, लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है, उसे जेल में डालने की धमकी दी जाती है। ऐसे ऐसे काम होते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब पिनोशी गवर्नमेंट क्या करती है? पिनोशी गवर्नमेंट अब बदला लेगी। किससे बदला लेगी? देखिए, पिनोशेस गवर्नमेंट टॉर्चर एंड किल्ड सेवरल दोज हु सपोर्टेड आयंदे। जिन्होंने भी आयंदे, जो प्रेसिडेंट अभी मर गए हैं, जिन्होंने भी आयंदे का सपोर्ट किया, उनको इन्होंने या तो मार दिया या फिर टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, जिन्होंने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की बात करी, जिन्होंने कहा नहीं नहीं मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों को टॉर्चर किया गया, ऐसे ऐसे लोगों को मार दिया गया। ठीक है, जनरल अल्बर्टो बैशले ऑफ द चिलियन एयरफोर्स, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो चिलियन फोर्स में, एयर फोर्स में है। ये चील के एयर फोर्स के ये कमांडर हैं। ये ध्यान से देखिएगा, along with many officers who opposed this military dictatorship were killed by Pinochet government। एक एग्जाम्पल है ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि सोचिए, एक एयर फोर्स का जो सिपाही है जिसका नाम है जनरल अल्बर्टो बैशले, इनको और इनके साथ जो अदर ऑफिसर्स थे उनको भी इन्होंने मरवा दिया। और जनरल अल्बर्टो बैशले की जो वाइफ हैं, जो उनकी बेटी हैं, उनको क्या कर दिया? उन्होंने जेल में डाल दिया, प्रिजन में डाल दिया। एंड टॉर्चर्ड एंड मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड बाय द मिलिट्री। और इसी तरीके से लगभग 3000 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। किन्होंने? मिलिट्री ने। क्या आप चाहोगे कि आपके देश में मिलिट्री का राज हो? बिल्कुल नहीं। यानी इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, वही हमारे लिए सही है, न कि ऐसी मिलिट्री जो अपनी मनमानी करती है, जो उनके खिलाफ जाता है, उनकी हत्या कर देती है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाता है आपके साथ एक कहानी। फिर कुछ ऐसा समय आता है जो 17 साल के बाद, जिसमें डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर दिया जाता है, और वो भी होता है खुद जो प्रेसिडेंट बना है अभी इस समय, जो मिलिट्री का रूल चल रहा है, जो पिनोशी है, इसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 17 साल हो गया, लेकिन लोग भूल गए होंगे कि हमने कौन कौन से टॉर्चर किए, कैसे कैसे टॉर्चर किए, कितने लोगों को मारा, ये सब भूल गए होंगे। और उन्होंने एक काम सोचा कि चलो एक रेफरेंडम करवाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि बताओ मेरा रूल सही है ना। लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि हैं, मैं भूला नहीं हूं, तुमने जो टॉर्चर किया है, लोगों को मारा है, जो डेमोक्रेसी को तुमने तहस नहस कर दिया है, उसका बदला मैं लूंगा। और फिर रेफरेंडम के जवाब में उनको आंसर मिलता है नो। चलिए देख लीजिए फटाफट पढ़ के। 1988 का समय है, पिनोशी मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड, खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? पिनोशी ने यह डिसाइड किया चलो एक रेफरेंडम करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रेफरेंडम। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट दिस रेफरेंडम द पीपल वुड से यस। उसको यह लगता है कि लोग जो हैं वो मेरे फेवर में यस आंसर करेंगे। होता क्या है, बट द पीपल ऑफ चिले हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। जो आपको अच्छी अच्छी बातों की जो आदत बन जाएगी, तो आप मिलिट्री रूल को क्यों अलाउ करोगे? तो लोग अपने डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है उसको भूले नहीं है लोग। उन्होंने साफ साफ दियर वोट वॉज डिसिसिव नो, सिरे से इनकार कर देना, नहीं पिनोशे तो हमें नहीं चाहिए। एंड दिस लेड टू पिनोशेस लूजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर। सबसे पहले तो उसकी पॉलिटिकल पावर खत्म हो जाती है, प्रेसिडेंटशिप खत्म हो जाती है, एंड देन धीरे धीरे उसकी मिलिट्री पावर भी खत्म हो जाती है। जब वो प्रेसिडेंट ही नहीं रहा, जब पावरफुल इंसान नहीं रहा, तो मिलिट्री पावर कैसे उसके साथ रहेगा? ठीक है। उसके बाद द होप आयंदे एक्सप्रेस्ड इन हिज लास्ट एड्रेस, जो उम्मीद, जो आशा की किरण आयंदे ने पहले स्पीच में जो जलाई थी, जो जगाई थी, लोगों के बीच में बोली थी कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जब ये बुराइयां खत्म होगी और जब मैन अच्छाइयों की, मतलब जो अच्छाइयां हैं उसको बिखेरेंगे, तो वो दिन आ जाता है। उन्होंने क्या रियलाइज किया था? ही एक्सप्रेस्ड इन हिज लास्ट एड्रेस
रियलाइज किया था ये कि फेलोनी, कावर्डिश एंड ट्रेजन, जो ये गंदी चीजें हैं, सारी बुराइयां हैं, ये वर फाइनली पनिश्ड, इनको एक ना एक दिन सजा जरूर मिलेगी। एंड दिस वे पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर्ड, और इस तरीके से पूरा पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होता है, रिस्टोर हो जाता है, डेमोक्रेसी वापस आती है। स्टूडेंट्स, होपफुली आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि पहले चैप्टर में टू टेल ऑफ डेमोक्रेसी था, जिसका एक पार्ट ये था चिले का, ठीक है, पहले एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल जो होगा वो होगा आपका डेमोक्रेसी इन पोलैंड में, जिसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से पोलैंड में डेमोक्रेसी रहती है कि नहीं रहती है, क्या वहां पे बदलाव हुए, कौन सी पार्टीज थी, क्या क्या वहां पे इवेंट्स हुए, उन सबको पढ़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।